stopped. भाई जहाँ जहाँ से रिकॉर्ड करना होगा ना मैं खुद ही रिज्यूम कर दूंगा। अभी तो ये वो बातें हैं जिनका लेक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, नॉलेज से ताल्लुक नहीं है, तो वो मैं खुद ही रिज्यूम कर लूंगा। आप फिक्र ना करें, रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ। सवाल ये है सवाल ये है कि जावा तो स्टार्ट करनी है। जावा हमने स्टार्ट कर दी थी। मैंने आपको ये बता दिया था, जावा के बेसिक्स बता दी थी। और ये कहा था कि अब आप इसको प्रोग्राम जितने आपने सूडो कोड में लिखे हैं वो सारी चीजें आप जावा में करके देख लें। उसके लिए अब कोई नई नई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। इनपुट लेने के लिए स्कैनर की क्लास बता दी थी, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बता दिया था। और आप लोगों को और इक्लिप्स बता दिया था। आईडी इक्लिप्स यूज करेंगे। अगर इक्लिप्स ना भी इंस्टॉल हो तो भी आप जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर इक्लिप्स इंस्टॉल ना हो, सिर्फ जावा आपने इंस्टॉल की हुई हो, तो कैसे आप इस्तेमाल करेंगे वो भी बता दिया था तरीका आपको। जावा और जावा सी उसका कंपाइलर है। पहले आप उसे कोड को कंपाइल करेंगे, फिर उसको रन करके देखना हो तो आप जावा यूज करेंगे। कमांड लाइन पे लिखेंगे जावा स्पेस योर प्रोग्राम नेम। तो ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी। तो अब मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने उसमें से कितने एल्गोरिथम्स कवर किए। मेरे ख्याल है हमने कम से कम 15-20 तो क्लास में कवर किए हैं। उसमें सिर्फ एक नहीं हो सकते जिसमें कलेक्शंस इन्वॉल्व है। कलेक्शंस के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं, जितने मैंने आपको एल्गोरिथम्स कराए वो सारे के सारे जवाब में हो सकते हैं। मुझे लगता है क्योंकि किसी की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, मुझे लगता है किसी ने भी नहीं किया। ऐसा ही है। अब क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, लिहाजा आप गर्दन ला रहे हैं, तो मुझे नहीं पता। आपने अब क्या करना है, आपने मुझे चैट पे लिख के बताना है कि किसने कितने एल्गोरिथम्स किए। ये जो 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे 37 आंसर्स चाहिए कि किसने कितने किए। पहला जवाब आया 2। टोटल 25 जवाब आए, इसमें से सिर्फ एक का जवाब आया कि उसने 2 सवाल किए। उसके अलावा 25 में से 24 ने कुछ भी नहीं किया। मुश्किल है इस तरह काम चलना बेटा, ये प्रोग्रामिंग नहीं होती। आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे नहीं होगी प्रोग्रामिंग। क्यों नहीं समझ में आ रहा आपकी?
भाई, नुकसान आपका अपना हो रहा है, काश आपके समझ में आ जाता। बहरहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि अब ये मैं आपके हाथ पकड़ के तो आपसे ये काम करवा नहीं सकता, आपने खुद ही करना है। तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुबशर, अप्रूव कीजिए। कर दी सर। अच्छा, आपके स्क्रीन के ऊपर पेज नजर, एक ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रहा होगा। और इस ब्लैंक स्क्रीन से मैं आपको शुरू कर रहा हूँ कि आप कलेक्शंस को जावा में कैसे एक्सेस करेंगे। तो कलेक्शंस को जावा में एक्सेस करने के लिए, कलेक्शंस को जिसको हमने जनरली कलेक्शन कहा था जावा में, उसको हम एरे भी कहते हैं, और उसको एक एरे लिस्ट भी होता है। तो अभी हम पहले एरेज कवर कर रहे हैं। तो जब भी आपने कोई एरे डिफाइन करना है, सबसे पहले आप उसका उसकी डेटा टाइप लिखें। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स, अगर आपको इंटीजर्स स्टोर करने हैं, आपको इंटीजर नंबर्स, तो आप इंट लिखेंगे, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर लिखेंगे, और उसके आगे वेरिएबल का नाम। अगर आप सिंपल सिंपल वेरिएबल डिफाइन करना हो तो आप लिखेंगे इंट एक्स और सेमीकोलन। और अगर एरे डिफाइन करनी हो तो आप लिखेंगे इंट और उसके आगे सेमीकोलन। अब आपने इसमें अगर वैल्यूज भी असाइन करनी है कोई डिफाइन टाइम पे ही, तो आप यहाँ पर उसकी वो वैल्यूज भी रैंडमली में कोई वैल्यूज डाल देता हूँ। तो आप जो भी ना वैल्यूज डालनी है आपको, वो आप इस तरीके से इक्वल टू करके और करली ब्रैकेट के पेयर में उन वैल्यूज को लिख देंगे। तो ये एरे डिफाइन भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गई। इसमें से हर वैल्यू, ये जो 90 वैल्यू है, ये है x0 है, और x1 जो है 45 है, x1 ये x2 हो गया, x3 और ये x4। अच्छा, अब काम की बात शुरू करें, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर दूं। Recording in progress. अच्छा, क्योंकि रिकॉर्डिंग अब शुरू हुई, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करना हो तो आप उसी डेटा टाइप लिखते हैं, उसके आगे वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसके आगे सेमीकोलन लिखते हैं। अगर आपने उसमें कोई वैल्यू भी असाइन करनी हो तो आप डेटा टाइप और वेरिएबल के बाद इक्वल टू डाल के आप उसमें कोई वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, जो हमने कलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट सूडो कोड्स में किया था, तो अगर आपने उस तरीके से आपने कोई वैल्यूज को स्टोर, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, तो आप उसके लिए वेरिएबल नेम से डेटा टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का एक पेयर लिखेंगे। तो इस तरीके से ये एरे डिफाइन हो जाती है। इसको यहाँ पर हम जावा में कहते हैं एरे, बल्कि जावा में दो तरह के कलेक्शन है, एक एरे कहलाती है, एक एरे लिस्ट कहलाती है। तो उसमें से मैं अभी आपको पहले एरेज बता रहा हूँ। तो ये ऊपर की लाइनों में ये नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, और नीचे की दो लाइनों में ये एरे डिफाइन है। पहले लाइन में सिर्फ एरे डिफाइंड है, और दूसरी लाइन में उसी एरे में अगर आपने वैल्यूज भी स्टोर करनी है, तो आप करली ब्रैकेट के पेयर में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख सकते हैं। उसमें पहली वैल्यू 0 होगी, फिर 1 2 3 4, और आखिरी वैल्यू जो है इस केस में आखिरी वैल्यू x5 है। तो 6 एलिमेंट्स हैं टोटल। बाकी डिस्कशन जो हमारा कलेक्शन के बारे में हुआ था, वो सारा जावा के लिए भी वैलिड है, कि हम वेरिएबल नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हम वैल्यू लिख सकते हैं, या वेरिएबल लिख सकते हैं, या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी, शर्त यह है कि और अगर वैल्यू अगर होगी तो वो वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो उस क्या कहते हैं उसको, उस एलिमेंट को वो एक्सेस करेगा। वेरिएबल होगी तो उस वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता है कौन सा
कौन सा एलिमेंट इस एरे का एक्सेस होगा। एक्सप्रेशन होगी तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट डिटरमिन करेगा कि कौन सा एलिमेंट एक्सेस करेगा, और अगर फंक्शन होगी तो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो डिटरमिन करेगा कि इस एक्स की कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा। बस शर्त ये है कि ये सारी वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर। रिजल्ट इनका इंटीजर होना मस्ट है। कौन कौन सी चीजें, ये सारी चीजें, ये इंटीजर होनी मस्ट है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था ये तो डिफाइन हो गया। डिफाइन करने के बाद आप इसको इसके ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हर वेरिएबल, इसमें से हर वेरिएबल, इनफैक्ट एक्स जब हम एरे डिफाइन करते हैं तो अब वेरिएबल एक्स नहीं होता, बल्कि x0, x1, x2, x3 से लेके जितने आपने जितनी बड़ी एरे डिफाइन किया उसके वो उनके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। आप हर वेरिएबल को किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी इनपुट में, किसी भी आउटपुट में, फंक्शन के पैरामीटर के, किसी भी जगह जहां आपने आपको वेरिएबल रिक्वायर है आप उस वेरिएबल को इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। इसका एडिशनल फायदा ये होता है, एरे डिफाइन करने का फायदा ये होता है कि अगर आप लूप में इसके एलिमेंट्स को किसी लूप में एक ही प्रोसेस अगर आपको पूरी एरे के ऊपर परफॉर्म करना हो तो आप एक दफा उस प्रोसेस को लिखें और उसको एक लूप में इनक्लोज कर दें तो वो प्रोसेस जो है वो सारी वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म होता जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये इंट वेरिएबल है, इंट एक्स एरे है, इस एरे के सारे एलिमेंट्स की मुझे टोटल करना है। तो टोटल करने का तरीका ये हो सकता है कि मैं एक, अच्छा, इसमें सूडो कोड में हमने कहा था कि हम क्या करते हैं जब हमें अगर हमें नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या करते हैं, क्या करना होगा, तो हम उसमें से एक कोर ऑफ द प्रॉब्लम जो है ना उसको हम फोकस करते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, इसमें मैंने कहा कि सारे वेरिएबल्स को ऐड करना है, तो किस टाइप की एक्सप्रेशन होगी, t इज इक्वल्स टू टी प्लस वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, x, और उसके बाद इंडेक्सेस जो है वो चेंज होंगे। अगर मैं लिख दूं एक्स आई और i की इनिशियल वैल्यू सपोज 0 हो तो इसमें क्या स्टोर होगा, टी में स्टोर होगा 90, बशर्ते कि टी की इनिशियल वैल्यू भी 0। टी की इनिशियल वैल्यू 0, आई की भी 0, तो ये एक्सप्रेशन क्या करेगी, टी में स्टोर कर देगी 90। अगर यही चीज दोबारा एग्जीक्यूट हो और अब आई की वैल्यू 1 हो जाए तो अब 90 के आगे 45 भी उसमें ऐड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 135। तो इसका मतलब है यही एक्सप्रेशन बार बार एग्जीक्यूट हो, सिर्फ आई की वैल्यू हर दफा चेंज करनी है। तो मैं इसी के नीचे आई की वैल्यू भी चेंज कर रहा हूँ, आई प्लस इक्वल टू 1। अच्छा, अब क्योंकि हम जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के आखिर में होगा। अच्छा, वो जो स्केलेटन कोड होता है वो नहीं लिखा हुआ। स्केलेटन कोड तो समझ लीजिए आपने ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये उस मेन फंक्शन के करली ब्रैकेट्स हैं, उस मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ हो रहा है मैं आपको वहां से ऑनवर्ड डिफाइन कर रहा हूँ ये सारी चीजें। अच्छा, ये जो टी इज इक्वल टू टी प्लस एक्स है और आई इज इक्वल टू आई प्लस, ये तो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होना है। तो इसका मतलब है कोई लूप होगा, लूप का मतलब है वाइल, वाइल की कंडीशन जो भी हो। तो ये स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट होंगे, एग्जीक्यूट करने हमें लूप में। और जब लूप से बाहर आएगा तो क्या करना है, टोटल प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या प्रिंट ही कर देते हैं, प्रिंट टी। चाहिए किस वक्त होगा, जबकि ए- आपकी एरे जो है वो ये हो। अब ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है आपके सामने, ये इन सारे एलिमेंट्स को टोटल करेगा और टोटल करने के बाद आखिर में इसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। ये थी आप पहला इंट्रोडक्शन इसके साथ, क्या कहते हैं इसको, एरेज का पहला।
अच्छा। अ, अब आप मुझे बताएं, क्योंकि ये वाली बात हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे पता करने हो किसी किसी उसमें। अच्छा हाँ, इसमें अभी तो एक चीज इनकम्प्लीट है ना। अ, अच्छा, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहाँ कोई कमी नजर आए, आपको क्वेश्चन हो, तो फौरन हैंड रेस कीजिएगा। देखें आपके इसमें एक ऑप्शन होता है हैंड रेस करने का। हैंड रेस करेंगे तो मुझे यहाँ नजर आ जाएगा, और मुबशिर से मैं मुबशिर आपसे मैं कह रहा हूँ कि जब भी किसी का हैंड रेस हो तो आप मुझे मुतवज्जो कर दिए, क्योंकि मेरी इस वक्त तवज्जो पढ़ाने की तरफ है। मैं लिस्ट की तरफ देख नहीं रहा। तो नजर तो मुझे भी आएगा, लेकिन मेरी तवज्जो नहीं होगी उस तरफ। मुबशिर क्लियर है? यस सर, ओके। ओके। अच्छा, आपने चैट में लिखा, वो चैट भी असल में मैं पीछे छुपी हुई थी विंडोज में। तो आप मुझे जो भी फीडबैक देना हो ना, अपना माइक ऑन करके फीडबैक दे सकते हैं, उसके बाद वापस उसको बंद कर दीजिएगा। अच्छा, दो सवाल हैं, हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कब यूज करते हैं वो भी अभी बताता हूँ। पहले मैं इसको जरा कंप्लीट कर लूँ। अ, ये कनीज फातिमा ने सवाल किया है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ भेज तो दें जरूर, लेकिन साथ में माइक ऑन करके मुझे ये बता दें कि मैंने क्वेश्चन भेजा है, उसको देख लें, ताकि मैं उसको देख के फिर जवाब दे सकूं। वासिफ ने भी हैंड रेस किया है। जी वासिफ, आप बताइए। वासिफ। वासिफ। वासिफ क्वेश्चन है। वासिफ का क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ वाइल। जी, ये मैं अभी यही मैं बताने जा रहा था, उसके बाद फिर मैं ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इंशाल्लाह तस्करा करूंगा। मैं बता रहा था कि वाइल के साथ कंडीशन तो लिखनी मस्ट है, कंडीशन के बगैर तो वाइल होगा नहीं। कंडीशन हो। अच्छा, कंडीशन का रिजल्ट क्योंकि एक बुलियन वैल्यू आती है, लिहाजा आप कंडीशन के बजाय एक बुलियन वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम बुलियन वेरिएबल अगर ना भी इस्तेमाल करें तो कंडीशन भी यहाँ लिखी जा सकती है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो वाइल का लूप है, ये कब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, कितनी दफा एग्जीक्यूट होना चाहिए? जितने एलिमेंट्स होते नहीं, ऐसे ही है ना। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर कंडीशन आई की लिख सकते हैं, वाइल आई लेस देन सम वैल्यू। लेकिन ये सम वैल्यू है, ये कहाँ से आएगी? ये होनी क्या चाहिए? इन दिस केस तो ये होनी चाहिए 6। अगर मैं इसमें एलिमेंट ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू 7 होनी चाहिए, अगर मजीद ऐड कर दूं। तो अब मैं ऐसा कोड कैसे लिखूं कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट जो हैं वो उनका टोटल हो जाए। एरे की लेंथ होगी, बिल्कुल सही है। एरे की लेंथ कैसे निकलेगी? उसके लिए एक्स वेरिएबल नेम लिखते हैं, डॉट LENGTH लेंथ। तो इससे एरे डॉट लेंथ से उसकी एरे, उस एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड कर देता है ये। अम्म, अच्छा, एक सेकेंड में इसको जरा सा स्क्रीन अपना एडजस्ट कर लूं। कंट्रोल्स आगे पीछे करने हैं मुझे थोड़े से। ऑल राइट, तो ये तो हो गई। इसकी कंडीशन क्या होगी? आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ। अच्छा, एक्स डॉट लेंथ के बारे में जरा बताएं। क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहे हैं, अभी जितने एलिमेंट्स हैं उसके हिसाब से एरे की लेंथ क्या होगी? नहीं, अभी जितने स्क्रीन पे हैं उसकी, हाँ ये 8 है। तो इसकी लेंथ, इसके इंडेक्सेस होंगे 0 से लेके 7 तक। तो लेंथ में 7 होगा या 8 होगा? 7 सर। 8? नहीं,
लेंथ जो है ना, लेंथ बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इन नंबर ऑफ एलिमेंट या तो जीरो होंगे या वन होंगे या टू होंगे। अगर एक भी एलिमेंट होगा तो वन होगा ना उसकी। तो एरे डॉट लाइन, अगर एक भी एलिमेंट हुआ तो एक्स डॉट लाइन जो है वो वन देगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वक्त 8 हैं, तो इसके इंडेक्सेस जीरो से शुरू होकर 7 तक जाएंगे। तो इंडेक्स जो है वो 0 से 7 तक होंगे, और लेंथ जो है वो 8 देगा। इसीलिए हमने यहाँ पर आई लेस देन 8 लिखा है, लेस देन एक्स डॉट लेंथ लिखा है, क्योंकि जीरो से शुरू होके 7 तक ये लूप चलेगा। तो आठों के आठों एलिमेंट्स प्रोसेस हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपकी चैट को मिनिमाइज कर रहा हूँ। और अच्छा, अब बताएं कि ये तो एक पहली एग्जांपल हो गई। हमने भी और तो नहीं पढ़ा, तो फॉर से करने का फायदा नहीं है फिलहाल। अच्छा, अब वो वाला एक वो ले लेते हैं हम, वो वाला ऑब्जेक्ट कोड करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमने कंट्रीज की पॉपुलेशन इनपुट ली थी और उसका टोटल किया था। अच्छा, ये वाला कोड मैं लिखने के डायरेक्ट लिखने के बजाय मैं चाहता हूँ कि आप ये कोड आप खुद लिखें और मुझे सेंड करें चैट पे। और जिनको नहीं आता वो थोड़ा सा वेट करें, 2 मिनट बाद मैं इसका कोड जो है लिखना शुरू करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग, जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बल्कि सभी लोग ट्राई तो करेंगे उसका। अच्छा, अब मैं शुरू करता हूँ। मुझे चैट पे तो अभी तक किसी का भी नहीं आया, जाहिर है इतनी जल्दी लिखा भी नहीं जाएगा। अच्छा, अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमने कंट्रीज की पॉपुलेशन इनपुट ली थी और उसका टोटल किया था। ये क्या इसके लिए एवरेज, क्या इसके लिए हमें एरे की जरूरत है? ये इसका जवाब पहले चैट पे दे दीजिए कि क्या ऑफ कंट्रीज एंड प्रिंट्स इट्स एवरेज। ये है सवाल। अब बताएं इसमें कलेक्शन, या कलेक्शन का मतलब है एरेज यूज होंगी या नहीं? जरूरत क्या जरूरी है इसमें एरेज होना? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जवाब आ गए, 9 10 11 12 13, 13 के बाद 14 15 16 17 18। अच्छा, अब ज्यादातर लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसमें क्योंकि हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर नहीं करना ना, तो इसलिए इसमें हमें तो सिर्फ एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए जरूरी नहीं हमें, हमने जब एक वेरिएबल इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद उसको टोटल में ऐड कर दिया और उसको काउंट भी कर लिया, तो अब हमें उस वेरिएबल की जरूरत नहीं है। उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसकी जरूरत नहीं है, हमें टोटल करना था, टोटल हो गया। तो इसमें कलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप इसको इसका कोड लिखना हो आपको, तो क्या होगा? सबसे पहले तो बताएं इसमें इनपुट होगा। अब देखें, जावा प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या चीजें, जावा प्रोग्राम लिखने का जो लॉजिकल फ्लो है ना, जरा उस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट के लेवल पे आके इसको डिस्कस कर सकें। मैं ही कह रहा हूँ कि आपने इसमें करना क्या होगा
इसमें आपने करना ही होगा कि एक तो आपने इसमें इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए आपको पता है क्या चीज होती है? इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल। और जावा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा? अब जो भी कुछ उसका स्केलेटन कोड लिखना पड़ता है, आपने एक पब्लिक एक क्लास भी बनानी होगी। बहरहाल हम शुरू कर रहे हैं, मेन से शुरू कर रहे हैं। स्केलेटन कोड तो आपको पता है क्या होता है, क्या होगा इस केस में। तो ये हो गया मेन। अब इनपुट लेना है, ऐड करना है, काउंट करना है। इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं? स्कैनर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जी बेटा बताएं, कुछ कह रहे हैं आप? सर आप कंटिन्यू करें, वो माइक खुला रह गया था शायद, अभी ज्वाइन किया। अच्छा, नहीं मैं इसलिए नहीं रुका हुआ। मैं इसलिए, मेरे पास भी एक साहब आ गए थे, तो मैं उनको कह रहा था कि मेरे क्लास का वेट करें। ये अभी सेशन एंड होने वाला है मेरा। ये वाला सेशन एंड होगा तो मैं एक और आपको वो भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, फिर आप उससे ज्वाइन कीजिएगा। एक क्लास इंशाल्लाह चलेगी, वही कम से कम 2.5 घंटे की क्लास चलेगी। रमजानों के हिसाब से जितने पीरियड्स होने चाहिए उतने हम रखेंगे, उतना ही टाइम करेंगे इंशाल्लाह। सो अब मुझे कोई यहाँ लिख के बता दे कि स्कैनर के लिए क्या करना है। चैट में लिख दे। चैट में भी तो कुछ नहीं आया। मेरा ख्याल सब, हाँ स्कैनर के आगे ये सिस्टम डॉट इन जो है ना, ये ब्रैकेट्स में होगा। हाँ, इस ये भी सही है, जावा डॉट, ये भी ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर होगा। और दूसरी बात क्या बताइए? हाँ, अब ज्यादा चीजें सही आनी, ज्यादा सही आनी शुरू हुई हैं। बस जरा से चीज, थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना वो मिस कर रहे हैं आप। जैसे किसी ने लिखा है स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट और ब्रैकेट में इंट, तो ये नहीं है। उस फंक्शन का नाम है नेक्स्ट इंट, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज है। तो छोटी छोटी चीजें होती है, यही वो चीजें होती हैं जिसके लिए मैं कहता हूँ ना कि अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, इसको रीड रीड आउट कर रहे हैं, तो रीड आउट करने से आपको ये याद रह ही नहीं सकती, होता ही नहीं। जब आप इसको प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, ये चीजें आपके जहन में ऐसी बैठ जाती हैं कि इसको फिर आपने टाइप करते वक्त सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने बनाना है स्कैनर। नहीं नहीं, आप उसको रोक लें, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, आप यहीं छोड़ दें आप इसको। तो ये बताएं कि मुबश्शिर कितना टाइम बाकी है? सर 2 मिनट बाकी है तकरीबन। चले, मैं 2 मिनट पूरा करके फिर जाता हूँ। मुझे एग्जाम में जरा सा देखना है मसला, तो मैं हो सकता है 2-4 मिनट में आपको सेंड करूँ लिंक। तो पहली बात ये कि अब हमें इसका इसका जब ऑब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहले हमें स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है इनपुट लेने के लिए। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कन इनपुट जो है, इनपुट पॉपुलेशन, ये इस वेरिएबल का नाम रख दिया। इसका इसके ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया जिसकी मदद से हम इंटीजर इनपुट लेंगे। और इसके आगे न्यू लिखा जाता है। न्यू के बाद क्लास का नेम होता है, और
इसके बाद ब्रैकेट में अगर आपने कीबोर्ड से इनपुट लेना हो तो आप लिखेंगे सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। अब इसके बाद आपने एक्चुअली इनपुट लेने के लिए क्या करना होगा, आपने लिखा होगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे इनपुट पॉपुलेशन, और उसके आगे क्या होगा, गेट, क्या होगा, स्कैनर नेक्स्ट एंट्री, यस, ठीक है। ये हसनैन ने सबसे पहले जवाब दिया, मेरे पास जो आया वो नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आप यूज करेंगे इसका नेक्स्ट इंट मेथड, और नहीं बस सिर्फ फर्क इतना है कि नेक्स्ट का एन जो है वो स्मॉल होगा। जावा केस सेंसिटिव है, इसलिए जावा केस सेंसिटिव है, लिहाजा जो स्मॉल है वो स्मॉल में ही लिखा जाएगा। तो हम इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, एक्स इज टू इनपुट पॉपुलेशन डॉट नेक्स्ट इंट, और आगे सेमीकोलन। ठीक है, हमने सबसे पहले पाइथन, तो एक एक वैल्यू इनपुट हो गई। अब जो वैल्यू इनपुट हुई है इसके इसको टोटल करने के लिए क्या लिखें, टी इज इक्वल टू टी प्लस एक्स, और टी इज इक्वल टू टी प्लस एक्स के बाद मुझे काउंट भी करना होगा, तो एक वेरिएबल सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, ये भी ले लें। अब ये बताएं कि ये इनपुट लेना और टोटल करना और काउंट करना है, ये तो एक से ज्यादा दफा होगा, इसका मतलब है ये वाली चीज किसी वाइल लूप में होगी। लेस देन जीरो, इज इट करेक्ट? जब तक जीरो ना हो हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। सही है, तो होना क्या चाहिए, एक्सेस ग्रेटर देन, जब तक वैल्यू पॉजिटिव रहे उस वक्त तक ये लूप चलता रहे। अच्छा, अब इसमें आपको कमी क्या नजर आ रही है, कमी इसमें ये नजर आ रही है कि लूप तो चल रहा है, टी की इनिशियल वैल्यू नहीं है। टी की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। सी की इनिशियल वैल्यू नहीं है, वो क्या होनी चाहिए, सी सी उसकी भी जीरो होनी चाहिए। अच्छा, सेमीकोलन तो हम भूले जा रहे हैं, यहाँ भी भूल गए थे, इसको भी लगा दें, और स्कैनर वाली लाइन में लगा हुआ है। ऑलराइट, तो अब इसमें क्या कमी है, बिल्कुल सही है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, इंट टी सी एंड एक्स। एक से ज्यादा वेरिएबल अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कॉमा सेपरेट एक दफा डेटा टाइप लिखें और उसके आगे उन सारे वेरिएबल्स की लिस्ट लिख लें, कॉमा सेपरेटेड। तो इस तरीके से भी आप वो कर सकते हैं। तो अब बताएं, अब कोई कमी रह गई है? हमारा जावा प्रोग्राम इधर से शुरू हुआ है, ये दो
इक्वल टू वाली जो लाइन लाइन जो है इनके बीच में। हाँ, अभी एवरेज तो हमने कैलकुलेट की ही नहीं। एवरेज कैलकुलेट करें, एवरेज के लिए वेरिएबल अगर हम ए यूज करते हैं तो वो क्या होगा, टी डिवाइडेड बाई सी। और क्या कमी है, प्रिंट नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन। पहली दफा प्रिंट यूज किया था, प्रिंट एलन यूज कर लेता ताकि रिकॉल रहे, याद रहे। तो हमें प्रिंट करना है एवरेज। क्या कमी है अब, ये सब लोगों के जहनों में क्विकली इसको ट्रेस करके फौरन से जवाब आ जाना चाहिए। प्रिंट और प्रिंट एरर में फर्क ये है कि प्रिंट जो है वो उसी कर्सर उसी लाइन पे छोड़ देता है। प्रिंट एलएन प्रिंट करने के बाद कर्सर को अगले लाइन पे ले जाता है, तो उसका इम्पैक्ट अगले प्रिंट पे पड़ता है। तो अगला प्रिंट, एक दफा प्रिंट या प्रिंट एलएन के बाद जो अगला प्रिंट आएगा वो वहीं से शुरू करता है जहाँ पे कर्सर है। अगर प्रिंट एलएन से किया तो कर्सर अगली लाइन पे आ गया, तो उसका मतलब है कि अगली वैल्यू अगली लाइन पे प्रिंट होगी। और अगर आपने प्रिंट एलएन के बजाय प्रिंट यूज किया तो कर्सर उसी लाइन पे होगा, अगला प्रिंट जो होगा वो उसी लाइन में आगे प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिक फर्क है प्रिंट और प्रिंट एलाइन में। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब बताएं, यस, ए किस, ए यहाँ लिख दूं क्या, सही है? अब ठीक हो गया। व्हाइल की कंडीशन के एंड में सेमीकोलन नहीं लगेगा, अभी अभी बताता हूँ अभी। उसके अलावा बताएं, ये आयशा आबिद का क्वेश्चन पेंडिंग है। आयशा आबिद, अगर मैं आपका आंसर ना करूं तो अभी बताइएगा। ओ, चलें, गुड। आप लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना, ये अच्छी बात है। अगरचे आंसर आपका गलत है लेकिन फिर भी अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट मेरी तरफ से, क्योंकि आपने कम से कम जवाब दिया। देखें, ए जो है ना वो इंटीजर नहीं होगा, ए तो फ्लोट होगा, इसलिए इसको फ्लोट ए लिखेंगे। कुछ लोगों ने सही बताया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताऊं वाइल की कंडीशन। देखिए, वाइल की कंडीशन के आगे सेमीकोलन हरगिज हरगिज नहीं लगेगा। अगर आपने लगा दिया तो ये एरर नहीं है, कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अब होता ये कि वाइल के, मैं इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि वाइल के साथ, इफ के साथ भी और वाइल के साथ भी, दोनों के साथ ही बताया था कि आप इसके आगे कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जब मैंने सिंटेक्स बताया था तो ये बताया था। और इफ का भी ये बताया था कि वाइल के बाद यहाँ पे कंडीशन लिखी जाएगी और कंडीशन के बाद आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उसके आगे सेमीकोलन होगा, वाइल में भी और इसमें भी। तो अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो फिर करली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट्स हैं, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर करली ब्रैकेट होना मस्ट है। और अगर आपने एक ही स्टेटमेंट है और उसका उस एक स्टेटमेंट के साथ ही आपने करली ब्रैकेट लगा दिया तो भी ये गलत नहीं है, ये भी चलेगा। तो अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट तो करली ब्रैकेट्स लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक से ज्यादा एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो फिर करली ब्रैकेट होना मस्ट है। इसके बगैर ये एरर, मतलब उस सूरत में भी अगर आपने, मैं आपको बताऊं, फर्ज कीजिए कि आपने दो स्टेटमेंट लिख दिए जो आपके ख्याल में आपने आपको इस इफ के साथ लिखने थे। स्टेटमेंट 3। अब अगर करली ब्रैकेट नहीं लगाए तो ये जावा ही समझेगा कि ये दो स्टेटमेंट जो है ना ये तो आपस में एसोसिएटेड है, इफ के साथ एसोसिएटेड है स्टेटमेंट 1। तो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा और कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो या ना हो, दोनों सूरतों में स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि ये इफ के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है। जबकि हम इंडेंट करके ये समझ रहे थे कि ये शायद एसोसिएट होगा, लेकिन इंडेंटेशन से एसोसिएट नहीं होते। बोनलेस चिकन होता है ना, क्या है इसका? इसको वो करली ले आना। ब्रैकेट्स होना इसके लिए मस्ट है। बेटा अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। तो आई होप कि ये आयशा आबिद, ये चीज क्लियर हो गई, बाकी लोगों के लिए भी क्लियर हो गई कि अगर आप नहीं लिखते, करली ब्रैकेट ना लगाएं तो क्या होगा।
अच्छा, ऐसा ही वाइल में भी होगा। अगर ये चीज आपने वाइल के साथ लिखी होती तो वाइल में भी यही होता कि वो उस कंडीशन को चेक करता और सिर्फ स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट करता रहता जब तक कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन फॉल्स होती तो फिर स्टेटमेंट टू और थ्री एग्जीक्यूट होते, उससे पहले ना होते। और अच्छा, तो अब मैं अब जो असल सवाल था ना, अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। किसी ने पूछा था कि यहाँ अगर सेमीकोलन नहीं लगेगा, ये सवाल था। यहाँ सेमीकोलन बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए कि अगर यहाँ पर ये सेमीकोलन कहाँ लगता है, स्टेटमेंट के बाद। अगर मैं स्टेटमेंट ना लिखूं और सेमीकोलन लगा दूं तो एज्यूम करता है कि आपने नल स्टेटमेंट लिखा है। नल स्टेटमेंट में कोई ऐसा, आपने कोई स्टेटमेंट इसके साथ नहीं लिखा है, लेकिन कंडीशन लिखी है और ये लूप चलेगा। ऐसी ऐसी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि जिसमें इसकी वाइल की बॉडी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मसलन चले मैं आपको ये बता दूं, कंडीशन में आपने लिखा वाइल सी इज इक्वल्स टू, इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, ये इनपुट पॉपुलेशन ये ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। अगर मैंने ये लिखा तो इससे क्या होगा, इसका मतलब होगा सी तो हटा दें, यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा हुआ है, वाइल इस ब्रैकेट में आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है वाइल, इसको वो कंडीशन एज्यूम करता है। लेकिन ये कंडीशन फिलहाल नहीं है। कंडीशन हम इसको कैसे बना सकते हैं, इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कैपिटल जेड। तब क्या करेगा, अब और ये इसके साथ विदाउट एनी बॉडी आपने सेमिकोलन भी लिखा हुआ है। अब ये आप चाहे यहाँ लगा दें, चाहे आप ऊपर वाली लाइन में लगा दें, चाहे आप इसी जगह लगा दें, इसका मतलब होगा कि आपने इसकी बॉडी में कुछ नहीं लिखा, लेकिन कंडीशन भी मौजूद है और वाइल भी मौजूद है। तो ये लीगल वो है, सिंटेक्स है, क्योंकि कंडीशन तो यहाँ लिखी हुई है ना, ये है कंडीशन। और इसके लिए आपको ये भी करना पड़ेगा। तब जब तक ये इनपुट लेता रहेगा जब तक, अच्छा ये तो जेड आ गया, सॉरी, वाइल कैरेक्टर थोड़ी है, तो इंटीजर है। तो जब तक ये इनपुट वैल्यू -1 नहीं होगा उस वक्त तक ये इनपुट लेता रहेगा। इस तरह की चीज होती है। तो इसलिए हम ये ख्याल रखते हैं कि वाइल के और इफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगाना होता। तो अब मैं बाकी चीजें डिलीट कर दूं और अब बताएं, अब इसमें कोई कमी है? उनको भेज दें मेरे पास लैब वालों। ये बताएं कोई कमी है? ओके। तो अब ये बताएं कि चलें, इंटीजर भी हो गया, फ्लोट हो गया, इनपुट लिया, इनिशियलाइज किए वैल्यूज को। अभी इसमें कमी नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन एक खराबी है। तो एक बार और एक्सप्लेन कर दें, ठीक है करता हूँ। और फ्यूज, इफ यूज होगा एवरेज से पहले। अब दो तीन चीजें हैं इसमें, देखें। एक तो ये है कि हम इनपुट लेते हैं, जब ये अच्छा अच्छा, आप देखें, जब हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं ना, तो उसके बाद उसको ट्रेस करके देखते हैं। और अगर आपने उसकी ट्रेस टेबल की प्रैक्टिस कर ली है तो ये जहन में ही ट्रेस हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले काम क्या हो रहा है, इनपुट ले रहे हैं। पहले तो आप वो एक मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, टी की वैल्यू 0 हुई, सी की वैल्यू 0 हुई, एक्स की वैल्यू एक्स ग्रेटर। अभी ये चेक करेगा एक्स की वैल्यू क्या है, लेकिन एक्स की वैल्यू है कहीं ऊपर, हमने ना तो इनिशियलाइज की है ना इनपुट लिया है। तो ये है इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम। जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ एरर देगा। और ये किस वक्त होगा, जब आप अपने प्रोग्राम को
सिर्फ पेपर पे लिख के बगैर आंखों में जहन में ट्रेस करें ना, जहन में ट्रेस करें तो आपको फौरन यहाँ पहुंच के इस लाइन पे पहुंच के खुद ही ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये वाली प्रॉब्लम तो हमारे पास सूडो कोड में भी आई थी। सूडो कोड में भी हमने 2-3 तरीके डिस्कस किए थे कि जिससे हम इसको इनपुट ले सकते हैं, जिससे हम इसको इस एरर को रोक सकते हैं। किसी को याद है वो एरर है क्या? माइक्रोसॉफ्ट अब अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके बता दे जल्दी से, ताकि सब सुन भी लें। कोई एक तरीका जो याद हो आपको। हाँ, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू डाल दें। फॉर एग्जांपल, अच्छा, x इक्वल टू वैल्यू -1 होगी या 1 होगी या 0 होगी? क्या डालें यहाँ पे? 1 होगी सर। सही है। कोई भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू चलेगी। मैंने जो 3 वैल्यू पूछी थी उनमें से 1 होना चाहिए। अब ये इनपुट तो आ जाएगा। अभी भी इसमें कमी रह गई है। हाँ, दानिश भी सही कह रहे हैं, ग्रुप के बाहर एक दफा इनपुट ले सकते, लेकिन फिलहाल इस सोल्यूशन पे आए कि अगर हमने ये इस सोल्यूशन से कर रहे हैं तो अभी एक कमी फिर भी है। वो बता सकता है कोई? सूडो कोड में हमने किया था ये काम, वहां डिस्कस हुआ था ये। वेट कर रहा हूँ मैं, कहीं किसी न किसी को तो जरूर पता होगा। Recording in progress. पहली बार ही नेगेटिव इनपुट दे दे तो सी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये भी है। देखिए, एक तो इन्होंने सबसे पहली चीज उन्होंने मेंशन की वो ये कि यहाँ पर एक सी की वैल्यू, अगर यूजर ने पहली वैल्यू इनपुट नेगेटिव दे दी तो सी की वैल्यू 0 होगी। इन दिस केस तो नहीं होगी, इन दिस केस तो 1 होगी। लेकिन इस वक्त एरर कुछ और है। इस वक्त एरर ये है कि अगर आपने एक्स की वैल्यू नेगेटिव दे दी इनपुट एंड करने के लिए, तो वो टोटल में भी तो ऐड हो जाएगी। टोटल में ऐड नहीं होना चाहिए। अब इसको रोकने के दो तरीके, या तो मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगा दूं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो उस वक्त वो ये दो काम करे, उसको टोटल में ऐड करे और उसके साथ इसको काउंट भी कर ले। एक तरीका तो ये हो सकता है। अब इस केस में अब ये ब्रैकेट लगने के बाद अब इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सी की वैल्यू 0 होती है। जो पहली वैल्यू इनपुट 0 दे दी तो 0 होगी। अब उसके लिए हमें यहाँ पे भी कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी, और वो क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या कंडीशन होनी सी इज चाहिए, कौन ग्रेटर देन बताए? 0 सर। सी इज बिल्कुल सही। ग्रेटर देन 0। शाबाश। while if c greater than 0 is equals to, क्या ये सही है या कुछ और भी इसमें चेंज रिक्वायर है? ब्रैकेट्स। अच्छा, एक चीज ये हो सकती है कि इसकी इसके ब्रैकेट्स लगा दें, क्योंकि अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब हमें एवरेज भी लेना है और उसको प्रिंट भी करना है, और अगर सी की वैल्यू 0 ना हो तो हमने ना एवरेज कैलकुलेट करना है ना प्रिंट करना है। इन्होंने कहा है ग्रेटर इक्वल टू 0। ग्रेटर इक्वल टू 0 के अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दूं तो फिर तो ये 0 के केस में यहाँ पे आकर वो एरर देगा। 0 को तो हमने एलिमिनेट करना है, इसलिए सी ग्रेटर देन 0 ही होगा, इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे। एक इसका सोल्यूशन ये आ गया, बिल्कुल सही है। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आप एक दफा इनपुट पहले ले लें। इनपुट पहले ले लें तो क्या कुछ होगा वो मैं आप पे छोड़ दूं। अब आपने ये जावा आज जरूर इंस्टॉल कर लेनी है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अभी तक जावा इंस्टॉल भी नहीं किया। आज तो खैर छोड़ दें, कल आपने जरूर जावा इंस्टॉल कर लेनी है।
कल आपका एग्जाम है ना, एग्जाम के फौरन बाद आपने जावा इंस्टॉल कर ली थी। अच्छा नहीं, आपका एग्जाम कब है? ट्यूसडे है ना? तो इसका मतलब है फिर तो आपके पास टाइम की गुंजाइश है, आप जावा इंस्टॉल कर लेंगे कम से कम। आप 2 घंटे तो दें इसको, आप 24 घंटे तो मैथ्स को नहीं देंगे ना। कुछ लोगों ने तो कर लिया है, ठीक है, गुड। कुछ लोगों ने 11 मार्च एग्जाम की डेट बता रहे हैं, ओके फाइन। अच्छा, तो अब हम, क्योंकि हम आज का पर्पस जो है ना वो कलेक्शंस को किट को डिस्कस करना है, तो कलेक्शन के हिसाब से अब मैं कह रहा हूँ कि हमने जो अभी कोड लिखा है उसमें, अब मैं आपसे अगर कहूँ कि अबव एवरेज पॉपुलेशन प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाएं, अबव एवरेज प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाएं। वेरी गुड, हसनैन ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि उन्होंने ये प्रोग्राम लिख भी लिया है, गुड। हसनैन सबूर। अच्छा भाई, तो अब मैं पूछूं कि अब मुझे अबव एवरेज वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो अब जावा प्रोग्राम क्या बनेगा? अब ये मैं exercise के तौर छोड़ दूं, और मुबशिर टाइम कितना बाकी रह गया अभी? मुबशिर, सर शो नहीं हो रहा अभी आप। Recording stopped. सर आवाज आ रही है मेरी आपको? सर गायब हो गए। Alt प्लस F4 तो नहीं दबा दिया सर ने?
सब डिस्कनेक्ट कर दें, अपना न्यू मीटिंग बनेगी, सेल का एरर आ रहा है। कैसी प्रभात को घंटा घंटा कहाँ से आ गया? गलत। घमंड। क्या घमंड? जे खामियां भी हैं इनमें शेख। मुबशिर, वेटिंग रूम में कोई और है? सर 1 मिनट हेलो। बस आने में। ओके। अच्छा, जो प्रोग्राम हमने लिखा था ना, इसको तो मैंने सेंड कर दिया, चैट पे सेंड कर दिया। अब आप ये कीजिए कि इस प्रोग्राम का हमने बस कॉपी कर लें। अब इसमें अब एवरेज वैल्यूज प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, अब एवरेज वैल्यूज प्रिंट करने के लिए पास स्टोर होनी चाहिए, क्योंकि एवरेज तो आखिरी वैल्यू के बाद ही कैलकुलेट हो सकता है। तो अब ये जो एक्स वेरिएबल है, हम तो ये कर सकते हैं कि हम एक्स को ही फ्लोट पॉइंट बना दें। सॉरी, एक्स को ही हम, बेटा प्लीज अपनी माइक्स म्यूट कर लें। तो मैं कह रहा था कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम एक्स को ही एरे बना दें, और दूसरा तरीका ये होता है कि एक्स दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक्स को हम एज इट इज इनपुट लें, और एरे हम एक और इसके लिए बना लेते हैं। तो एरे अगर हम बनाएं तो वो होगी, बनाने का क्या क्या तरीका है कि डेटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, और पॉपुलेशन के लिए हम पी नाम की एरे ले लेते हैं, और ये आपने डिफाइन कर दिया एक एरे। अब हेलो, ऑनलाइन क्लास पे मेरी फोन। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अभी आ गया आपके पास। अच्छा, सर जी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज तो आ रही है, लेकिन अभी आप जैसे एक एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं अभी आप शुरू कर रहा हूँ।
अच्छा, अब मैं शुरू कर दूं दोबारा। देखें, ये हम बात ये कर रहे थे कि इस तरह से एक एरे तो डिफाइन हो गई, लेकिन अब अगर हमें इस एरे में कुछ एलिमेंट्स असाइन करने होते तब तो हम इक्वल टू लिख के और वो एलिमेंट्स असाइन करते, लेकिन अब एलिमेंट्स हमारे पास पहले से मौजूद नहीं है, एलिमेंट्स तो बाद में आएंगे। तो हमें इन दिस केस हमें एक एरे का मैक्सिमम साइज है ना वो मेंशन करना होता है। और मेंशन करने के लिए इसका तरीका ये होता है कि इक्वल टू के बाद बजाय इसके कि आप वैल्यूज लिखें, आप यहाँ पे लिखते हैं न्यू और डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बस ये हम कहते हैं कि मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, 100। और फिर हम इसको पास पी नाम P0 से लेके P99 तक एम्प्टी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। उन एम्प्टी एलिमेंट्स में आप वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। और अभी इनपुट तो आप एक्स में ले लें, तो अब पी में असाइन करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एरे के साथ उसका कंपोनेंट। तो पहले एलिमेंट में जो पहली इनपुट आई है वो P0 में चली जाएगी, लेकिन फिर अगर हम इस तरह से लिखें तो अगली के लिए 1 लिखते हैं, यहाँ पर हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ वही वाली फैसिलिटी यूज करते वेरिएबल डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल एक्स तो लिया हुआ है हमने, तो के ले लें फॉर एग्जांपल, और के की इनिशियल वैल्यू कर दें 0, और यहाँ पर पी के में असाइन कर रहे हैं और के इजिकल टू के प्लस 1 कर दें। लेकिन इसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि इन दिस केस देखिए इनिशियल वैल्यू सी की भी 0 है, के की भी 0 है। लूप के अंदर पहली वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, पहली वैल्यू इस्तेमाल होने के बाद अगर एक्स वो इनपुट पॉजिटिव है तो +1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी सी इजिकल टू सी प्लस वन, के इजिकल टू के प्लस वन, क्यों एग्जैक्टली सेम वैल्यूज होंगी के की और सी की। जब सी की वैल्यू 1 होगी तो के की भी 1 होगी, एक्स की सी की 0 होगी तो एक्स की भी 0 होगी। तो इसलिए बजाय इसके कि हम एक और वेरिएबल डिफाइन करें, हम इसी वेरिएबल को ही हम इंडेक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसको हम लिख रहे हैं पी सी। जो इनपुट होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अच्छा, ये स्टोर हो जाएगी, लेकिन स्टोर होने के बाद ऐड नहीं होगी, और ऐड तो करनी भी नहीं है। तो अब मुझे बताएं, राइट, मैं एक्स्ट्रा लाइनें हटा दूं ताकि वन स्क्रीन फुल में आप पूरी चीज नजर आए। दिस अब ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, बताएं इसमें कोई, अब इसमें क्या कमी रह गई है, हमने किया क्या। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस भी देख लो। पीसी वाला स्टेप दोबारा बता दें, अभी बता देता हूँ। वन मोर टाइम एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, रिपीट कर दें, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ मैं कर ये रहा हूँ। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, पहले तो ऑब्जेक्टिव याद रखें। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि अब हम अबव एवरेज वैल्यूज इनपुट प्रिंट करनी है हमने। तो अबव एवरेज वैल्यूज प्रिंट करने के लिए पहले तो हमें एवरेज निकालनी होगी, लेकिन सिर्फ एरे नहीं, सिर्फ वैल्यूज ही नहीं वो सिर्फ एवरेज ही नहीं निकालनी होगी, बल्कि जितनी वैल्यूज हैं उनको हमने एरे में स्टोर भी करना होगा, क्योंकि हम दोबारा इनपुट नहीं लेंगे। उन्हीं वैल्यूज को जो अब तो हमें प्रिजर्व करना है, उन वैल्यूज को हम बाद में इस्तेमाल करना है, तो हम इसके लिए एक एरे यूज करेंगे। एरे डिफाइन करने का तरीका इस लाइन में लिखा हुआ है, और बाकी लॉजिक एग्जैक्टली वही है जो पहले थी। इसमें हमने कोई भी इजाफा नहीं किया, सिवाय इसके कि हमने यहाँ पर एक एरे डिफाइन की, और जो इनपुट आ रहा है उसको हमने एरे में असाइन भी कर दिया। बात यहाँ डिस्कशन जो हुई थी वो सिर्फ इस चीज की हुई थी
कि यहाँ पर जब आप एरे डिफाइन करते हैं तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स में वैल्यूज आप असाइन कर सकते हैं। और इंडिविजुअल एलिमेंट का क्या मतलब है, एरे का नाम भी होना चाहिए और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर भी होना चाहिए। तब इंडेक्स नंबर में पहली वैल्यू जब स्टोर करनी है तो P0 में जानी चाहिए, दूसरी P1 में, P2, P3, P4। तो इसका मतलब है ब्रैकेट में मैं एक ऐसा वेरिएबल लिखूं जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 और बाद में 1 2 3 4 बढ़ती जाए। तो ऐसा एक वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि C है। तो मैंने उसी वेरिएबल को इंडेक्स के तौर पे भी यूज, एरे के इंडेक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर लिया। अब वैल्यूज इनपुट भी हो रही हैं और वैल्यूज स्टोर भी हो रही हैं और यहाँ पर उसका एवरेज भी निकल रहा है। ये काम तो पहले ही हो रहा था। अब हमें एवरेज प्रिंट करना हमारा पर्पस नहीं था। हमें अब एवरेज प्रिंट नहीं करनी, लेकिन प्रिंट एवरेज कैलकुलेट जरूर करनी थी। तो अब हम इस प्रिंट को यहाँ से रिमार्क कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब अगर सी की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब एवरेज कैलकुलेट होगी। एवरेज प्रिंट कैलकुलेट होने के बाद प्रिंट भी होगी। एरे के वो एलिमेंट्स प्रिंट होंगे जो एवरेज से अबव है। अब फिर अगेन अगर आपको कोड नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या करें, पहले आप डायरेक्ट प्रिंट करवा लें। प्रिंट एरे के एलिमेंट्स कैसे प्रिंट हो गए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ क्या लिखूं मैं, ये मुझे चैट पे लिख के जल्दी से बता दें, मुझे पता तो चले कि लोग एक्टिव हैं, सुन रहे हैं। एरे प्रिंट करने के लिए क्या करूं, हाँ लेकिन पी स्मॉल होगा। अच्छा, अब पी के साथ यहाँ पर आपको चाहिए एक इंडेक्स नंबर। यहाँ पर चाहिए आपको कोई इंडेक्स नंबर। अभी मैंने सिर्फ ये लिखा है कि मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना है, अभी मैंने लिखा नहीं है। और ये एक दफा नहीं होगा, ये वाइल के लूप में होगा कि मैं सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं। वाइल की कोई कंडीशन भी होगी और उस कंडीशन के अंदर ये प्रिंट होगा। तो ये एलिमेंट जो प्रिंट होगा, अब ये जो इंडेक्स नंबर है इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं सी डिफाइंड है, पहले यूज हो चुका है और अब लूप से बाहर आ गया है, अब सी का कोई और इस्तेमाल है नहीं। तो मैं सी को ही दोबारा यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने लेकिन एक सेकेंड, मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इसके लिए और उसका नाम रख लेते हैं आई। और आई की वैल्यू वाई से पहले 0 कर दें और यहाँ पर इंडेक्स नंबर में आई यूज कर लें और प्रिंट। ठीक है, अब P0 जो है ये सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। सारी वैल्यूज प्रिंट करने के लिए कंडी वाइल में कमी क्या रह गई, वाई नॉट सी का आंसर भी मैं देता हूँ। लेकिन फिलहाल अब अगर आपकी ये समझ में आ रही है कि आई आई हमने एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो इट्स फाइन। मैं भी बताता हूँ आपको। तो मैं कह रहा था कि ये लूप कब तक चलना चाहिए, ये वाला जो जॉब हम लिख रहे हैं। अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, पार्टिसिपेट करें। एनीवन, सो तो नहीं है सब लोग? Recording in progress. हाँ 100 तक चलना चाहिए। तो कंडीशन क्या लिखें, लेंथ ऑफ एरे तक। ठीक है, लेंथ ऑफ एरे 100 है तो हम 100 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। और ज्यादा बेहतर ये होगा जो इन्होंने अभी सब आखिर में किसने लिखा, दानिश ने लिखा है आई लेस देन, एरे का नाम क्योंकि पी है लिहाजा पी डॉट लेंथ होगा।
अच्छा, तो अब ये जो लूप है ये क्या कर रहा है, जीरो से लेके जितनी भी एरे एरे की जितनी भी लेंथ है उन सब की वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। लेकिन क्या हमें सारे हमने 100 एलिमेंट्स की एरे डिफाइन की और उसमें से हमने सपोज 1 दे दिया, तो इस 100 की लेंथ में काम के एलिमेंट कितने होंगे? वाई हंड्रेड तो बेटा इसलिए ना कि हमने 100 एलिमेंट्स की एरे डिफाइन की है ना, तो इसलिए हमने ये लिखा था वाई लाइज पी डॉट लेंथ, तो 100 के 100 एलिमेंट्स ही प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात यही हो रही है इस वक्त कि 100 एलिमेंट तो हमने 100 एलिमेंट्स की डिफाइन की, लेकिन हमने इनपुट किए 10, तो अब बाकी जो 90 है वो तो हमारे लिए बेकार है, तो 10 ही प्रिंट होने चाहिए। तो वाइल की कंडीशन में क्या चेंज करें, जरा मुझे कंडीशन चैट पे लिख के बताएं, इसको करेक्ट करें। आई लेस देन क्या होना चाहिए? आई की वैल्यू 0 से शुरू होकर 10 तक जानी चाहिए ना, तो मैं कंडीशन में क्या चेंज करूं कि वो 10 तक जाए? आई लेस देन पी एक्स नो, आई लेस देन सी यस। ये कौन है आई लेस देन सी? सबसे पहले बताया शादिल खजर ने, शाबाश शादिल। ये आई लेस देन सी होगा क्योंकि सी में हमारे पास वो काउंट है कि कितने एलिमेंट्स यूजर ने एंटर किए हैं, राइट? तो ये रीजन थी सी को ना इस्तेमाल करने की, इसलिए हमने अलग से वो लिया था कि अगर हम उसको सी को इस्तेमाल कर लेते तो हमारे पास ये क्लू ही हट जाता, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि यूजर ने कितने एलिमेंट्स एंटर किए। अच्छा, अब ये तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट करे, लेकिन हमने कौन से एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं जो अबव एवरेज है, तो कहाँ चेंज करें, किस किस जगह चेंज करें? ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टेटमेंट है, टी रही है इसमें से, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो स्टेटमेंट है, इसको हर दफा नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब पी आई की वैल्यू अबव एवरेज हो। तो इसका मतलब है इसके लिए यहाँ कौन सा स्टेटमेंट लगेगा? इफ। यस, सही, बिल्कुल, और बिल्कुल ये शादिल ने ये भी सही कहा, कंडीशन बिल्कुल सही लिखी है, इफ पी आई इज ग्रेटर देन एवरेज, तब ये करे प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पी आई। बस ये प्रोग्राम बन गया। अच्छा, ये परफेक्ट एग्जाम कोड नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर क्लास से बिल्कुल सही है, इसको मैं 100% मार्क्स दूंगा। इसमें कुछ चीजें अभी हमने चेक करनी होंगी, और ये चीजें कैसे चेक करेंगे ये मैं आज की क्लास में बताने का इरादा नहीं है मेरे, क्योंकि अगली क्लास में मेरा इरादा है कि मैं आपको ये प्रोग्राम्स की डिबगिंग कैसे होती है वो बताएंगे। देखिए, अब ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, लाइन नंबर 60 है, और कहाँ से शुरू हुआ? सिर्फ मेन प्रोग्राम ही ले लें, 2 3 4। तकरीबन ये 26 28 लाइनों का प्रोग्राम बन गया। 26 28 लाइनों में लूप भी है, तो जाहिर है कि इसका ट्रेस टेबल बनाना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि 26 लाइन तो कम से कम होंगी ही होंगी। और फिर लूप जितनी दफा चलेगा, लूप जैसे इनपुट लेने के लिए 10 दफा चलेगा, अगर हम 10 वैल्यूज इनपुट देते हैं तो 11वीं वैल्यू अगर हम नेगेटिव तो 11 दफा चलेगा, चल में 10 लगा लें, तो नीचे वाला लूप भी 10 दफा चलेगा, तो टोटल हो गए 46 लाइन्स हो गई। तो तो इस तरह के मैंने आपको ये बताया था कि अभी तो हमारी यही वाली बात मैंने पहले कही थी कि अभी तो हमारी जो कोड है वो बहुत छोटा है, इसको हम ट्रेस टेबल से कर सकते हैं, बाद में प्रोग्राम्स में बड़े हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल मामूली सा प्रोग्राम है,
कोई खास काम नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें भी तकरीबन 25-30 लाइनें इस्तेमाल हो गई। तो अब ये वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये ट्रेस टेबल की रेंज से बाहर निकल जाते हैं। तो ट्रेस टेबल की प्रैक्टिस के लिए आपने शुरू के एल्गोरिथम से जो है ना वही इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, अभी मेरे ख्याल है 10 मिनट के करीब हमारे पास बाकी है, और आज ऑफिशियली हमारे पीरियड्स 2 होने थे, 3 होने थे या 4 होने थे, टाइम टेबल में क्या है मैं, अच्छा खैर मैं ये खुद ही देख लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड करें। आज हमारे पीरियड्स होने हैं 3 होने थे। तो 3 तो मेरे ख्याल से टाइम तो कवर हो गया होगा। हम एक काम और कर लेते हैं, जितना रिमेनिंग टाइम है ना उसको भी यूटिलाइज कर लें। जब ये मीटिंग एंड होगी उसके बाद दोबारा आपने कनेक्ट नहीं करना, और मुबशिर आपने मुझे अटेंडेंस सेंड कर देनी है उसके साथ ही, और स्क्रीनशॉट के साथ, सबूत के साथ। अच्छा, तो अब ये वाला ये पाइथन जावा प्रोग्राम हो गया जिसमें जो इनपुट लेके अबव एवरेज वैल्यूज प्रिंट कर। हाँ, अब मुझे एक चीज और बता सकता हूँ मैं उसको, जो बड़ी काम की है, बहुत काम की है। हमने ट्रेस टेबल में अभी तक एरेज को, अगर हम कोई कलेक्शन डिफाइन एरे के सूडो कोड के हिसाब से हम उसको कलेक्शन करें, कलेक्शन के हिसाब से हमने कलेक्शन को अगर हम ट्रेस टेबल बना में डिस्प्ले करना, रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो जब हम वो सुन लें अब आप, उसके लिए जो ना ये यहाँ पर हम एक कुछ छोटी वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये 6 वैल्यूज होंगी मैक्सिमम। तो अब हम इसकी टेस्टिंग के लिए अगर 4 वैल्यूज इनपुट दें और पांचवी वैल्यू, 4 वैल्यूज अब अगर हम इनपुट दें और पांचवी वैल्यू हम नेगेटिव इनपुट दे दें, तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रेस टेबल के लिहाज से तो फंक्शनैलिटी जब तो फिर भी टेस्ट हो जाएगी। तो इसका ट्रेस टेबल बनाने के लिए मैं जरा शीट ऑन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे होगा इसका। इसके इसका कोड जो है, ये इसका कोड, और ये कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ स्प्रेडशीट में, वहां पे आपको इसका बना के बताता हूँ, ट्रेस टेबल बना के बताता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों को स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, स्प्रेडशीट नजर आ रही है? हाँ, स्प्रेडशीट ही नजर आ रही है। अच्छा, अब इसका जब, बल्कि इसको और आगे करता हूँ। अब देखें, उसका ट्रेस टेबल बनाने का क्या रूल है। सबसे पहले आप लिखेंगे लाइन नंबर, सबसे पहला कॉलम होगा लाइन नंबर का। उसके बाद जितने वेरिएबल है उतने कॉलम होंगे। तो वेरिएबल टी, सी, एक्स और आई तो अपनी जगह पर है, और ए है, अभी मैंने पी नहीं डिफाइन किया, बाकी तो कोई नहीं है। उसके बाद कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन क्या है,
ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है लिखने के लिए कंडीशन की। और दूसरी है c ग्रेटर देन 0, और तीसरी है i लेस देन c, और है एक और कंडीशन भी है, वो है p i ग्रेटर देन a। दैट्स ऑल। ये है टोटल हमारे पास वेरिएबल्स। अच्छा, अभी एक चीज इसमें जो p है, एरे जो है, जो हमारे पास कलेक्शन है, उसका हमने वो नहीं बना। अब p के एलिमेंट्स हैं 6, तो और वो है 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5, ये हो गए p के एलिमेंट्स। अब हम इसके ऊपर यहाँ डिस्क्राइब कर देंगे कि ये p एरे, p एरे है, इसका नाम है p। अब कॉलम कैसे बनेंगे? अच्छा, अभी एक्चुअल बिहेवियर रह गया, आखिर में कॉलम एक्चुअल बिहेवियर का। अच्छा, ये भी आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि कॉलम्स की सीक्वेंस मैटर नहीं करती, लेकिन कॉलम्स होने सारे चाहिए। तो इसलिए हमने p कॉपी कर दिया। ये जो एलिमेंट्स हैं और इनका कलेक्टिव नेम है, वो है ये p। तो इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, और इसको भी 10 मिनट रह गया बस। ठीक है। अब ये p0 p1 p2 p3 p4 p, ये है। अच्छा, इसको सबको सेंटर लाइन कर दूं ताकि जरा विजिबिलिटी ठीक रहे। अब जब इसको ट्रेस करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लाइन नंबरिंग डाल दें। अच्छा, यहाँ पर हम लाइन नंबर 1 नहीं डालते, ये सिर्फ डेफिनेशन है। यहाँ पर भी लाइन नंबर नहीं डालेंगे, यहाँ पे भी नहीं डालेंगे, ये पहला स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, लिहाजा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर वो करते हैं, सुडो कोड में नहीं लिख रहे हैं, ट्रेसेबल में नहीं होता। तो पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी 1 होगी, 2 होगी, 3, फिर ये 4, 4 के बाद ये 5, देन 6 7, और फिर ये वाली लाइन 8 और 9, फिर दिस इज 10, फिर ये 11 और 12, 13, 13 के बाद ये 14, 14 के बाद ये 15, ये लाइंस हैं। चैट पे भी कुछ आया है क्या? इससे रिलेवेंट नहीं है, बाद में देखते हैं, पहले ये काम तो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब मैं क्या, वैल्यू 0 होगी लाइन नंबर 2 पे, c की वैल्यू 0 होगी, और लाइन नंबर 3 पे x की वैल्यू 1 होगी, फिर लाइन नंबर 4 पे आएगा, 4 पे चेक करेगा x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 1 है, इज 1 ग्रेटर देन 0, इसका आंसर ट्रू है, लिहाजा वो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आएगा तो लाइन नंबर 5 पे आएगा, लाइन नंबर 5 पे x में इनपुट लेगा। हमने एज्यूम किया था, यूजर, जब हमने ट्रेस टेबल बनाया था, हमने एज्यूम किया था कि यूजर पहली वैल्यू 15 देगा, तो दूसरी 5 देगा, तीसरी 20 देगा, या 30 देगा मेरे ख्याल से। तो पहली वैल्यू जो x की आ रही है, वो लाइन नंबर 5 पे
वो है 10। तो लाइन नंबर 6 पे जब ये जाएगा तब ये क्या करेगा, सी की वैल्यू क्या है 0, तो पी सी का मतलब क्या हुआ P0। तो P0 में कौन सी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू, और x की वैल्यू अभी करंटली क्या है 10, तो आप यहाँ लिखेंगे 10। अब 6 के बाद आएगा 7 पे। 7 पे कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है, लिहाजा अभी लाइन नंबर 8 पे आ जाएगा। t इज इक्वल टू टी प्लस एक्स से t की वैल्यू हो गई 10, और सी लाइन नंबर 9 पे c इज इक्वल टू सी प्लस 1 से इसकी वैल्यू हो गई 1। और अब ये कहाँ जाएगा, फाइल पे जाएगा। लाइन नंबर 9 के बाद ये जाएगा लाइन नंबर 4 पे। 4 पे कंडीशन चेक होगी, x की वैल्यू अभी क्या है 10, अब चेक होगा इज 10 ग्रेटर देन 0, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, एक दफा हम चेक कर चुके हैं। अच्छा, इफ में चेक हो 10, अब ये वाइल पर है, वो लाइन नंबर 7 थी, तो कंडीशन सेम है लेकिन लाइन मुख्तलिफ है। तो 4 पे भी यही चेक करेगा 10 ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर आएगा तो कहाँ जाएगा, 5 पे। 5 पे एक्स की वैल्यू इनपुट होगी, अब एक्स की वैल्यू अगली आई 5, और तो अब ये लाइन नंबर 6 पे जाएगा। अब सी की वैल्यू 1 है, तो ये कहाँ, एक्स की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, पी सी का मतलब है P1, और एक्स की वैल्यू 5 है, लिहाजा इस पे आ जाएगा 5। अब लाइन नंबर 7 पे आ गया। 7 पे चेक कंडीशन होगी, कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये चेक होगा कि इज 5 ग्रेटर देन 0, इसका आंसर ट्रू है, लिहाजा ये लूप इफ की कंडीशन, इफ के साथ जो कंडीशन ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होंगे, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू टी प्लस एक्स है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, और 9 पे c इज इक्वल टू सी प्लस 1 से c की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पे कंडीशन यही चेक होगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अब x की वैल्यू है 5, चलेगा चेक करेगा इस 5 ग्रेटर देन 0, ट्रू है तो लूप के अंदर आ जाएगा। फिर x, अब लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी, तो इसी तरह से इसको पूरा करेंगे। मुझे लगता है अगर टाइम अगर हमारा नहीं बचा तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं ये जो स्प्रेडशीट है ये इस पे चैट पे कॉपी कर दूंगा, या स्प्रेडशीट मैं आपको वैसे क्लासरूम पे भेज दूंगा, और ये जो कोड है ये भेज दूंगा, इसको आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है उसके लिए क्या कहते हैं उसको, दो तीन जो हमने टेस्ट केसेस बनाए थे सूडो कोड में, उन टेस्ट केसेस के लिए कंप्लीट करना है। अच्छा, ये जो एक आध मिनट बाकी रह गया, मैं कोशिश करता हूँ पूरा हो जाए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर अब दोबारा नेक्स्ट लिंक जो है वो मैं नहीं भेजूंगा, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर कब कोई हो तो वो बता दीजिए, उसके लिए मैं जितने क्वेश्चन होंगे बस उसके हिसाब से सेशन में एक दोबारा लॉन्च कर सकता हूँ, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन में नहीं होगा। अच्छा, अब हम लाइन नंबर 5 पे x की वैल्यू दोबारा इनपुट हो रही है, तो x में अब वैल्यू हमने कहा था, सपोज यूजर देता है 30, जो हमारा टेस्ट केस था उसके हिसाब से 30 आएगी। अब 6 पे 30 वैल्यू जाएगी पीसी में, और सी की वैल्यू क्योंकि अब 2 है, लिहाजा अब जो वैल्यू जाएगी 2 में जाएगी। अब ये हो जाएगी, यहाँ पर स्टोर होगा 30, और फिर उसके बाद कंडीशन लाइन नंबर 7 पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, जो कि अब इसकी वैल्यू है 30, तो चेक कंडीशन चेक होगी इज 30 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है, लिहाजा अब ये जाएगा 8 और 9 पे। तो 8 पे जाएगा तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू 15 थी, अब इसमें 30 ऐड हो गया, तो ये हो गया 45। 9 पे t इज इक्वल टू सी प्लस 1 से इसकी वैल्यू हो गई 3। अब उसके बाद लाइन नंबर 4, कंडीशन चेक वही होगी 30 ग्रेटर देन 0, ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा। अब x की वैल्यू इनपुट लेगा, अब हमने कहा था उसके बाद यूजर जो है वो वैल्यू -1 देगा, तो अब 5 पे जब इनपुट आ रही है, हमने अज्यूम ये किया था कि यूजर चौथी वैल्यू -1 देगा। अगर वैल्यू -1 दी तो अब ये 6 पे जाएगा, -1 को P3 पे
स्टोर कर देगा और फिर 7 पे जाएगा, x ग्रेटर देन 0 आ गया, -1 ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स हो गई, तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ नहीं होगा तो क्या होगा, अब ये while पे जाएगा लाइन नंबर 4 पे, तो 4 पे क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा x ग्रेटर देन 0, तो ये वाला कॉलम है, ये आ गया -1 ग्रेटर देन 0, ये भी फॉल्स है तो लूप से भी बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 10 पे जाएगा। लाइन नंबर 10 पे है कंडीशन इफ c ग्रेटर देन 0,